नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं जया जादवानी जी की लिखी कहानी एक औरत का एक दिन। सुबह 5 बजे से दिन शुरू होता है, या शायद 4 बजे से, या 3 बजे से, आधी रात के बाद से। भागती हुई रात थक गई है और अब पीछे हटती छिप गई है। सूरज आसमान में अपनी जगह बदलता है। सुबह 6 बजे मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ। सुबह का उजाला चारों ओर है। नवंबर के आखिरी दिनों की सुबह पत्तियों पर ओस सी चमक रही है। खिड़की के पास चिड़ियाएं रोज की तरह शोर मचाती हैं। पता नहीं वे मनुष्य को किस तरह देखती होंगी, पर हम उन्हें सुख के उड़ते हुए लम्हे की तरह देखते हैं। दिखा कि गया। इक्का दुक्का मॉर्निंग वॉकर घूम रहे हैं। सामने बन रहे मकान को बनाने वाले मजदूर अपनी नीली प्लास्टिक की शीट से ढके कच्चे घरों से निकल अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो रहे हैं। पानी का मोटर चला वे मोटी धार से नहा रहे हैं। उनकी औरतें रात के जूठे बर्तन मांज रही हैं। इसके बाद वे कुछ पकाएंगी। खाने के बाद इनका काम शुरू होगा। छोटे छोटे बच्चे दौड़ने भागने लगे हैं। वे भी पानी की मोटी धार से नहाना चाहते हैं। उनके लिए बाल्टियां भरी जाती हैं, पुरानी प्लास्टिक की, मैली कुचैली। वे पानी, गिट्टी, पत्थर, रेत इसी से खेलते हैं जो सहज उपलब्ध है। रेत के ढूंहों के सिरों पर अपने पैरों जितने घरौंदे बनाते हैं, जो उनके पैर निकालते ही टूट जाते हैं। वे निराश नहीं होते, फिर बनाने लगते हैं। सबके लिए घर बनाते हुए मजदूर जगहें बदलते हैं। उनके पैरों के पहियों पर उनके घर भी घूमते हैं। वे सब एक जैसे चेहरे वाले, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। मिट्टी ढोते ढोते मिट्टी के रंग के हो जाते हैं। मिट्टी को उन पर गर्व है। वह उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। खुद मिट्टी में मिलते हुए वे अपने बच्चों को भी उसके हवाले कर देते हैं। मिट्टी उनके साथ भी खेलती है। मिट्टी से खेलने के बाद शाम 7 बजे वे फिर नहाते हैं, पानी की मोटी धार से। उनकी औरतें बाहर खुले में सिगड़ी पर खाना बनाती हैं। टेढ़े मेढ़े पतीले में खूब सारा चावल और साग वे खूब तन्मयता से खाते हैं। आखिरी दाना तक उनके घर से रेडियो चलने की आवाज आती है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। उनके दिन आगे नहीं सरकते। वे एक ही जगह खड़े गोल गोल घूम रहे हैं। कभी वे धक्का दे भी देते हैं तो वे रोबोट की तरह वहीं वहीं लौटाते हैं। सामने सड़क पर कचरा है। झाड़ू लगाने वाले बहुत दिनों से नहीं आए हैं। वे कब आते हैं पता नहीं चलता। कभी कभी कुछ लंबी झाड़ुओं से सड़क साफ होती है तो उनकी तिलियां दिखाई देती हैं, चेहरे नहीं। कुछ पांव जगह बदलते रहते हैं, सड़कें साफ होती रहती हैं। वे फिर आएंगे ऐसे ही किसी दिन, बिना दिखे, बिना बोले किसी से, बिना पहचान छोड़े वे आते जाते रहेंगे और एक दिन चले जाएंगे। अंदर कमरे उसी तरह खड़े हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किचन बेडरूम की जगह चला जाए और आंगन ड्राइंग रूम में घुस आए। चीजें वही हैं जहां हम उनकी जगह बताकर उन्हें रख देते हैं। वे बनी रहती हैं ताउम्र वहीं। हमारा कहना मान, हम अपनी मर्जी से उनकी जगह बदल देते हैं कभी कभी। फिर हमारी मर्जी छीड़ होने लगती है और हम मान लेते हैं वे वहीं के लिए बनी हैं, जैसे मान लिया जाता है हमारे लिए। ये खाने की टेबल बहुत बड़ी है। मैं इसे कहीं और रखना चाहती हूँ, जहाँ इतना खाना हो कि कितने भी खाएं कभी कम ना हो। खेतों में फसल लहलहाती है तो तमाम चिड़ियों को आवाज देती है, आओ और हमें हमसे मुक्त करो। इन सोफों पर मैं कपड़े की जगह घास लगवाना चाहती हूँ कि जब कोई बैठे तो उसे आसमान के नीचे बैठने का एहसास हो। कि कभी कभी कोई तितली उतरे घास के फूलों पर, चिड़िया उतरे। घास बंद कमरों में नहीं उगती। ये छत जरा सी काटनी पड़ेगी। ये पंखे बिना रुके चलते हैं। इनमें हवाओं की सी महक नहीं है।
वैसे भी नाक को अब कुछ दिखाई नहीं देता। यह नहीं जानती इसे क्या दिया जा रहा है। यह मेरा पलंग है। इस पर लेटकर ऊपर देखो तो सफेद छत दिखाई देती है। मैंने पति से कहा, छत न हो तो आसमान साफ दिखाई देगा। बरसने वाली ओस सीधा चेहरे पर बरसेगी। उसने कहा, इसके लिए सड़कें हैं, घर बनते ही इसलिए हैं कि इसके सिवाय कुछ देख ना सको। मैंने कहा, ये घर किसी और तरह से भी तो बनाए जा सकते हैं, जो सीधे आसमान में खुलते हों, शाखों पर टिके घर जो हवा चलने से धीरे धीरे हिलते हों, जहाँ चिड़ियाएं बेझिझक आ जाएं और हमारे कपड़े रखने की अलमारियों में अपने अंडे सुरक्षित छोड़ जाएं। हम उनके चूजे पालें और उन्हें उड़ना सिखाएं। धीरे धीरे हमें भी उड़ना आ जाए और ज़्यादा नहीं तो मुर्गियों की तरह फुदक लें अपने दाने के लिए। जहाँ घर बनाने के लिए इतनी मेहनत न करनी पड़े कि जब तक बनते हैं रहने वाले कहीं और चले जाते हैं। बर्फ की गुफाओं जैसे घर जिसमें लेटते ही सब कुछ शांत और ठंडा हो जाता है, इनके भीतर हमारी कब्रें बन जाती हैं। इतने सामान होते हैं भीतर की उसके बीच फंसी अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। ताबूत जैसे घर जहाँ सब कुछ है, बस आत्मा नाम की चिड़िया उसे खाली छोड़ उड़ गई है। उसने कहा, अब अपने अपने ताबूत सुरक्षित रखने का दौर है। अपना छोड़कर तुम दूसरे के ताबूत में नहीं घुस सकते। सड़कों पर लाशें लाशों को काटने के लिए कई किस्म की तलवारें लिए घूम रही हैं और वे तुम जैसी औरतों की तलाश में ही रहती हैं। अच्छा होगा तुम अपने ताबूत में जाकर सो जाओ। मैं एक कील और ठोके देता हूँ। ये मेरी अलमारी है, इसमें मेरी नाप के कपड़े हैं। हालांकि मैं अपना नाप आज तक नहीं जान पाई। 5 फीट 5 इंच के कपड़े बनवाती हूँ और आत्मा नंगी दिखाई देती है। उसके लिए कपड़ा ढूंढती हूँ, किसी बाजार में नहीं मिलता। मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आसमान में बिखरे कोहरे से ही उसे काम चलाना होगा। इस अलमारी में दूसरों की लाई बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैंने उनकी जगह बता दी है। वे वहीं खड़ी खड़ी ऊँघती रहती हैं। कुछ किताबें हैं मेरे सिरहाने जिन्हें लाई थी ढूंढकर न जाने कहाँ कहाँ से। रात होते ही सारे अक्षर उनमें से निकल निकल अपने छोटे छोटे कदमों से कोनों, अतरों और मध्य तक फैल जाते हैं। जैसे भूख, गरीबी, नंगी हड्डियां, कंकाल, प्रेम, वासना, मोह, शापग्रस्त, ईश्वर, क्रांति, विद्रोह, उम्मीद, स्वप्न, गुरजीएफ, बुद्ध, लाओ त्से। फिर धीरे धीरे कुछ शब्द शर्मिंदा होकर छिप जाते हैं और वापस किताबों में जाकर सो जाते हैं। मैं उन्हें बार बार ढूंढते ढूंढते थक जाती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने किताब के भीतर जाकर उन्हें उठाया, जैसे सोते हुए बच्चे को उठाकर अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। उन्हें भी किया, तो भी वे नहीं उठे, लेटे रहे। मैं उन्हें वहीं छोड़ कूद कर बाहर आ गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किताब के भीतर रह गई और किताब बंद हो गई। सारे शब्दों ने मुझे घेर लिया, उन सब ने भी जिनसे मैं भागी भागी फिरती थी, और उनसे भी जिनके लिए मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि इन्हें मैंने ही जन्म दिया है। बिल्कुल उसी दर्द से जिस तरह एक माँ देती है एक बच्चे को जन्म। वे निरीह आंखों से अपनी जाई को देख रहे हैं। क्या किया मैंने इनके साथ? ताबूत में बंद कर दिया। इतना तराशना था कि इनसे चिंगारियां उड़ती। ये तो सालों से उस एक हाथ की प्रतीक्षा करते रहे जो जूते कपड़े से उतार कर आए उनके पास और उनमें तेज भर दे। ये तो बात तक करना भूल गए हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुझे देखते रहे। मैं न भी कहूं तो भी ये जाकर अपनी जगह पर चिपक जाएंगे, जैसे मरी हुई तितली सूखे कागजों पर। मुझे वहां खड़े रहना असहाय जान पड़ा तो मैं ऊपर आई। अब मैं किचन में खड़ी कुछ पका रही हूँ, कुछ भी जो सहज मिल जाए। चीजें कटती पकती खाई जाती हैं। घर में घूमते हुए पैर जूते पहनकर चले जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। बगल वाले घर से कपड़े धोने की आवाज आ रही है, एक छोटे बच्चे के चीखने की। कोई गिटार बजा रहा है, एक उदास धुन। थोड़ी देर में नल से पानी गिरने की आवाज आती है।
शायद वह आई है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, चेहरा और आंखें सूजी हुई। देख न बाई, कैसे मारा हमको रिक्शा वाला ने। हरामी, रोज पीता रोज मारता। मैं कहती कर न तेरे को जो करना है। मारता काय को है? कहता है मजा आता है। जब तू तड़फती मेरे नीचे। साला हरामी का पिल्ला, कहते हुए उसने अपनी धोती ऊपर उठा दी। मैंने उसकी आंखें देखी, नील पड़े हुए थे। मैं सिहर कर आंखें परे कर लेती हूँ। वह रोती जाती है, उसे कोसती जाती है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। चल तुझे चाय बनाकर देती हूँ, कुछ खाकर दवाई ले ले, दर्द कम हो जाएगा। हम दोनों किचन में आए। वह जूठे बर्तन उठा उठा कर सिंक में रखने लगी। जूठा बर्तन ही है हमारा शरीर बाई। हम कमाता, रांधता, पकाता, वो आता खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। खाता तो हमको जूठा छोड़कर चला जाता, नहीं खाता तो बासी पड़ा रहता। उसने नल चालू कर दिया, पानी गिरने की आवाज आने लगी। पन इस बर्तन को भी धो के चमका के रखना होता ना बाई। मर्द के पास बहुत बर्तन है, जिसमें पन अच्छा लगता उसी में खाता। वो नहीं खाएगा तो हम किसके लिए रांधेगा। मेरा जी किया डांट दूं, पर अब डांटने का भी मन नहीं है। चाय बनाकर टेबलेट के साथ उसे दी और खुद बाहर आ गई। जब तक उसके सामने खड़ी रहेगी वह बोलती ही जाएगी। कभी तो वह न भी खड़ी रहे तब भी वह बोलती रहती है। खास तौर पर कपड़े धोते वक्त सब कुछ साबुन के झाग के साथ नाली में बह जाता है और वह फिर तैयार हो जाती है रांधने पकाने के लिए। 9 बच्चे हैं इसके। रिक्शा वाला घर में कुछ देता नहीं। एक मुर्गा ले आता है और कच्ची दारू। कुछ बोटियां चूल्हे पर उबलती हैं, कुछ भीतर। उसे होश ही नहीं रहता वह किसे चबा रहा है। हर साल पेट से होती, कसमें खाती, रोती, भूल जाती। ऑपरेशन के नाम से उसकी रूह कांपती है। काय को बाई, जो देता है वो इच पालेगा ना। वह ऊपर इशारा कर देती। जिस दूसरे घर में काम करती ना मैं, एकदम महल सरीखा घर, पन एक भी बच्चा नहीं। उसकी सास आती मेरे से बच्चे का सूखा नाल मांगने। कहती मैं मक्खन में डाल के खिलाऊंगी बहू को। मैं बोली खिला, तेरे लड़के में नई ताकत होएगी तो बहू क्या करेगी बाई। वो बोली मेरी बहू की मिट्टी खराब, कुछ होता इच नहीं। मैं बोली बाई तेरे लड़के को हल चलाना नहीं आता, उसको न थोड़ा प्रेम से हल चलाने का, बरसात का रास्ता देखने का। सब जमीन एक जैसा नहीं होता ना बाई। हमारे गांव में एक बाबा मिट्टी देखकर बता देता इसमें फसल होएगा कि नहीं। लोग दूर दूर से थैला में भरकर मिट्टी लाता है। सच्ची बाई, वो सूंघ के बता देता। मैं बोली दिखा दे उधर जाकर। वो बोली मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करेगी। मैं बोली काई को बाई, एक खेत तो संभाल नहीं पाया तेरा लड़का, दूसरा देकर क्या उसकी मौत का सामान इकट्ठा करती। एक बात बोलूं बाई, औरत मर्द का रिश्ता बड़ा खराब। या तो मर्द औरत को खाता है या औरत मर्द को। तुम कितना इच कर लो, कोई ना कोई मरेगा। वह काम करके हाथ पोंछती हुई बाहर आती है। आज खाना नहीं बनाया सवेरे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन की बात है कबाई, कितने दिन नहीं खाएगी। अपने को देखा है आईने में कैसी हो गई है। बच्चा पैदा करता है बाहर भेज देता है। औरत दूसरे के लिए ही जीती हमेशा, अपने लिए तो मर्द जीता है। अच्छा अब तू जा। जाती जाती, अभी जरूर बना लेना। मैं बेमतलब टीवी का बटन दबाती हूँ, चैनल बदलती हूँ। कहीं कुछ नहीं, झूठ झूठ झूठ। हर चीज पर धूल जमी है। टीवी स्क्रीन, उसके बगल में रखे शो पीसेस, फैमिली फोटोग्राफ्स पर भी फैमिली फोटोग्राफ। एक छड़ का झूठ सारी उम्र निभाना पड़ता है। जीवन भर का सच हम कह तक नहीं सकते किसी से। कीड़े की एक किस्म होती है ना, अपने लिए मिट्टी का एक घर बनाते हैं, फिर उसी में घुट घुट कर मर जाते हैं। औरत भी यही करती है, घर बनाकर बंदी हो जाती है और पुकारती है आओ मुझे बाहर निकालो। बाहर वाला कभी भीतर नहीं आता। बड़े परिवार तो हम गांव में छोड़ आए, 20-30 आदमियों वाले, जहां नितांत निजी दुख सुबह होते ही 5 साल के बच्चे सा बाहर खेलने चला जाता है। शाम को धूल धुरसित लौटता है, थका हारा, खा पी के सो जाता है। पल भी जाता है, बड़ा भी हो जाता है।
तंग भी नहीं करता ज़्यादा। आखिर में अपने कंधों पर बैठा आग के हवाले भी कराता है। अभी क्या है, पति, 2 बच्चे, जब तक आपके पास कुछ है। लेते रहते हैं, फिर एक दिन बिना बताए चले जाते हैं। जी करता है किसी से बातें करूं, कुछ कहूं, कोई गाना गाऊं, चिल्लाऊं, कुछ भी करूं। भीतर बहुत ठंड है, मुझे गर्मी चाहिए। क्या कहा था सुधीर ने एक बार खिड़की का कांच टूटने पर? कुछ रिश्ते कांच के टुकड़े होते हैं, किधर से भी पकड़ो कटोगे तुम ही। जीवन भर कांच के टुकड़ों के सामने बैठने से अच्छा है काट ही ले खुद को। सुधीर, आओ लड़ें, एक दूसरे को काटें, लहू लुहान कर दें। लड़ते रहो तो लगता है एक चिंगारी तो है जीवन में। बिना रगड़ के तो पत्थर भी चट्टान में तब्दील हो जाता है। मुझे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। नल से टपकती पानी की एक बूंद, बाहर से आती बारिश की अनंत आवाजें, दूर जाती बादलों की गड़गड़ाहट। मैं उसके पीछे पीछे आसमान के आखिरी छोर तक भागती हूँ, फिर वापस आती हूँ। बूंदों की पहियों के नीचे दबती मिट्टी की आवाज़। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारी आवाज़ें मेरे नज़दीक आ रही हैं या मुझसे दूर जा रही हैं। बारिश अभी भी हो रही है, शब्द धीरे धीरे चुप हो गए हैं। भीतर खूब सारी भूख इकट्ठी हो गई है। मैं देखती हूँ, अलग अलग अंग में, अलग अलग शक्ल में। वह कितनी भी शक्लें बनाए, पहचान ली जाती है। क्या उपाय है तुम्हारे अंत का, कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए? किसी को मारने का एक ही उपाय है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। आधा घंटा और। भूख अपने हाथ पैर सिकोड़ भूखे कुत्ते की तरह ठंडी हो रही राह के समीप निराश बैठी है। मैं बाहर आती हूँ। सामने के मकान की दीवारें और ऊंची हो गई हैं। छत डालने की तैयारी चल रही है। शाम का वक्त है, बचा हुआ काम खत्म होने को है। सिगड़ी पर भात पक रहा है। वे पानी की पतली फुहारें दीवारों पर मारते तराई कर रहे हैं। उनकी औरतें उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रही हैं। उनके घर से रेडियो बजने की आवाज़ आ रही है। रात सरकती हुई पास आ रही है। आसमान पर आधा कटा चांद दिखने लगा है। पूर्णिमा आने में कितने दिन शेष हैं, और अमावस आने में, और प्रलय आने में। मैं चाहती हूँ प्रलय आए, पानी की लहरें मुझे दूर फेंक दे, मगर मगरमच्छ की खुरदुरी पीठ पर बैठ मैं प्रलय का नज़ारा देखूं। धीरे धीरे सूख गई प्रलय की आकांक्षा। प्रलय करोड़ों सालों में एक बार आती है। मैं जब मनु थी तब किसी ने कहा था वह अपनी नाव लेकर आएगा। मैंने करवट बदली। पता नहीं चला कब रात गुजर गई, पता नहीं चला कब दिन गुजर गया। मजदूर अपनी झोपड़ियां उठा कहीं और चले गए हैं। अब किताबों से कोई आवाज़ नहीं आती। मैं उनके भीतर नहीं जाती। ऊँघती हुई चीज़ों को गहरी नींद आ गई है। मरी हुई तितली के पंखों के रंग सफ़ेद होने लगे हैं। शायद उड़ जाते हों। मुझे नींद में चलने की आदत है। मैं सपनों के द्वार खटखटाने लगती हूँ। आजकल वे दरवाज़ा नहीं खोलते, पर भीतर से उनके चलने की आवाज़ आती है। कभी कभी मैं सड़क से होते हुए दूर निकल जाती हूँ, फिर आदतन मेरे पैर वापस हो लेते हैं अपने ठंडे ताबूत में। मेरी छत मटमैली हो गई है। भीतर मकड़ियों के जाले ठंडी हवा में काँप रहे हैं। मेरी हथेलियों से पसीना चूता सख्त होती झुर्रियों में बदल गया। इतनी सलवटों वाली हथेलियां मैं नहीं पहचानती। मैंने रात को रात में झांक कर देखा। बहुत लंबी रात थी। न जाने कितना अंधेरा बाकी है। अंधेरे में अपनी हथेलियों की सलवटें दिखाई नहीं देती। दुनिया बदलने का सुगबुगाता ख्याल मेरे भीतर सालों से निष्क्रिय पड़ा है। मैं अपने अंधेरे में अनंत काल से सो रही हूँ। कभी कभी नींद में मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं कहती हूँ, ज़रा जोर से रो, चिल्ला, बाहर आ। अपनी चीखों को आसमान में इतना गुंजा कि ये चट्टानें सारी टूट जाएं। इन्हीं के भीतर एक सोता है, तोड़ दे कारा, ओ बेसहारा। पता नहीं उसने सुना या नहीं, पर मैं अपनी नींद में बड़बड़ा रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी कहानी एक औरत का एक दिन।